चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने GIFT IFSC में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली का शुभारंभ किया। तो विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली के शुभारंभ के साथ ही GIFT अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र उन चुनिंदा वित्तीय केंद्रों में शामिल हो गया जिनके पास स्थानीय स्तर पर विदेशी मुद्रा लेन देन निपटाने की सुविधा है। ऐसी सुविधाएं हांगकांग, टोक्यो आदि में भी मौजूद हैं। देखते हैं FCSS के विषय में। तो ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत अधिकृत भुगतान प्रणाली है। उद्देश्य है IFSC बैंकिंग यूनिट्स के बीच विदेशी मुद्रा लेन देन को पारंपरिक कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रूट की बजाय स्थानीय रूप से निपटाने में सक्षम बनाना। ये प्रणाली प्रारंभ में अमेरिकी डॉलर में किए गए लेन देन का निपटान करेगी तथा समय के साथ इसमें अन्य विदेशी मुद्राओं को भी शामिल किया जा सकता है। FCSS का संचालक तो इसे CCIL IFSC लिमिटेड संचालित करेगा। यह क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। लाभ, यह प्रणाली रियल टाइम या लगभग रियल टाइम के आधार पर लेन देन का निपटान कर सकेगी। इससे लेन देन के निपटान समय में काफ़ी कमी आएगी। पारंपरिक कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रूट के जरिए लेन देन प्रक्रिया में कई बैंक शामिल होते हैं और लेन देन का निपटान करने में 36 से 48 घंटे तक का समय लगता है। फिर है गिफ्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के विषय में देखते हैं। तो गिफ्ट सिटी गुजरात, तो ये भारत का पहला कार्यशील स्मार्ट शहर है। भारत का पहला एवं एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यहीं स्थित है। IFSC ऑनशोर और ऑफशोर वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। इसका मिशन प्रतिस्पर्धी कर व्यवस्था में सीमा पार वित्तीय उत्पाद और सेवा प्रदान करना है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, तो इसे 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 के तहत स्थापित किया गया है। यह भारत में IFSC के तहत वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थाओं के विकास एवं विनियमन के लिए एकीकृत प्राधिकरण है। इसका मुख्यालय गिफ्ट सिटी में है। फिर नेक्स्ट, 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मानव स्तर पर क्वांटम गुणों की पहचान के लिए दिया गया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों जॉन क्लार्क, मिशेल H. डेवोरेट और जॉन M. मार्टिन्स को वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। देखते हैं इसके विषय में। तो भौतिकी में एक बड़ा प्रश्न यह रहा है कि किस अधिकतम आकार की प्रणाली में क्वांटम गुण प्रदर्शित किए जा सकते हैं। लंबे समय तक यह माना जाता रहा है कि यह आकार परमाणविक और उप परमाणविक स्तरों तक सीमित है। पुरस्कार विजेता वैज्ञानिकों ने 40 साल पहले किए गए अपने शोध में यह प्रदर्शित किया था कि क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत बड़े मैक्रोस्कोपिक स्तर पर भी देखे जा सकते हैं। यह प्रणाली इतनी बड़ी है कि इसे हाथ में पकड़ा जा सकता है। उन्होंने यह व्यवहार मैकेनिकल टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन के प्रयोगों के माध्यम से सिद्ध किया है। प्रयोग और शोध के विषय में देखते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स एक कण को क्वांटम टनलिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से एक अवरोधक के आर पार गुजरने की अनुमति देती है। दूसरे शब्दों में क्वांटम टनलिंग का मतलब है कि कण भौतिक दीवारों से होकर भी गुजर सकते हैं। जैसे यह समझाती है कि अत्यंत सूक्ष्म वस्तुएं एक साथ कण यानी पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े और तरंग ऊर्जा को स्थानांतरित करने वाले दोलन या परिवर्तन दोनों के गुण प्रदर्शित कर सकती है। इसी परिघटना को तरंग कण द्वैधता भी कहा जाता है। इससे पहले ऐसा अनूठा व्यवहार सूक्ष्म यानी माइक्रोस्कोपिक स्तर पर ही देखा गया था। हालांकि इन वैज्ञानिकों ने दिखाया कि बड़े स्तर पर भी क्वांटम टनलिंग गुणों को प्रदर्शित करना संभव है। इसके लिए उन्होंने सुपर कंडक्टिंग अवयवों वाले एक विद्युत परिपथ का उपयोग किया जिन्हें एक पतली गैर चालक परत से अलग किया गया था। इस संरचना को जोसेफसन जंक्शन नाम दिया गया। इससे यह प्रणाली क्वांटाइज्ड हो गई, यानी यह केवल निर्धारित असतत मात्राओं में ही ऊर्जा को अवशोषित या उत्सर्जित कर सकती थी, जैसा कि क्वांटम मैकेनिक्स में भविष्यवाणी की गई थी। महत्व, तो इस खोज का उपयोग क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम सेंसर और कंप्यूटर माइक्रोचिप्स में अगली पीढ़ी के ट्रांजिस्टर विकसित करने में किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है, केंद्रीय और राज्य सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बड्समैन योजना 2021 के दायरे में लाया गया। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्णय बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत लिया है। इसके विषय में देखते हैं। उद्देश्य है विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों को त्वरित, किफायती और सक्षम वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना। कवरेज, RBI की नई घोषणा से पहले इस योजना के दायरे में निम्नलिखित संस्थाएं शामिल रही हैं: सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित प्राथमिक शहरी बैंक तथा 50 करोड़ रुपए की जमा राशि वाले गैर अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक। ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो जमा राशि स्वीकार करती हो या कस्टमर इंटरफेस रखने के लिए अधिकृत हो और जिनकी परिसंपत्ति का आकार 100 करोड़ रुपए है। सभी सिस्टम पार्टिसिपेंट्स, तो इसमें भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत भुगतान प्रणाली में भाग लेने वाले
सिस्टम प्रोवाइडर शामिल हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। यह योजना आरबीआई के निम्नलिखित 3 ओम्बड्समैन योजनाओं को एकीकृत करती है, जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना 2006, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना 2018 और डिजिटल लेन देन के लिए ओम्बड्समैन योजना 2019। ये योजना एक देश एक ओम्बड्समैन के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब है कि अब आरबीआई द्वारा विनियमित अलग अलग क्षेत्रों की संस्थाओं के लिए अलग अलग शिकायत निवारण प्रणाली नहीं होगी। शक्ति तो ओम्बड्समैन 20 लाख रुपए तक के मुआवजे का आदेश दे सकता है। साथ ही वह शिकायतकर्ता के समय खर्च और किसी भी मानसिक परेशानी या उत्पीड़न के एवज में 1 लाख रुपए तक का अतिरिक्त मुआवजा के भुगतान का आदेश भी दे सकता है। नेक्स्ट है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने नई डिजिटल भुगतान पहले शुरू की। तो ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025 के दौरान ये पहले शुरू की गई। इनका उद्देश्य डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाना और नवाचार को बढ़ावा देना है। शुरू की गई महत्वपूर्ण पहले तो एनपीसीआई टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड, तो इसे फिनटेक से जुड़े नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एनपीसीआई की एक नई सहायक कंपनी के रूप में लॉन्च किया गया है। यूपीआई मल्टी सिग्नेटरी, अब यूपीआई पर ऐसे जॉइंट अकाउंट संचालित किए जा सकते हैं जिनमें यूपीआई पेमेंट करने के लिए एक या एक से ज़्यादा सिग्नेटरी के सत्यापन की ज़रूरत होगी। इससे कॉर्पोरेट्स, एमएसएमईज, स्टार्टअप्स आदि को व्यावसायिक लेन देन में सहायता मिलेगी। भारत कनेक्ट पर फोकस, तो भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म के साथ एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म को जोड़ा जाएगा। बीबीपीएस को पहले भारत बिल पे के नाम से जाना जाता था। ये खुदरा ग्राहकों को भारत कनेक्ट के साथ एकीकृत पेमेंट बैंकिंग ऐप के माध्यम से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यूपीआई के माध्यम से माइक्रो एटीएम से नकदी निकासी, तो यह सुविधा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जैसे यूपीआई कैश पॉइंट्स पर नकद निकासी को सरल बनाएगी। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के विषय में देखते हैं तो एनपीसीआई एक नॉन प्रॉफिटिंग कंपनी है। ये आरबीआई और भारतीय बैंक संघ द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक पहल है। यह भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों की देखरेख के लिए जिम्मेदार शीर्ष संस्था है। एनपीसीआई द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलें तो रुपए भुगतान प्रणाली, नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो भारत में एटीएम को जोड़ता है, यूपीआई आदि। ये फास्टैग के माध्यम से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह, आईएमपीएस, एनईसीएच, आधार पेमेंट, ब्रिज सिस्टम जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है। ये बात की हमने एनपीसीआई की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।